अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया नॉवेल। नॉवेल का नेम है आ, तेरे नाम की शोहरत, और ये एक किडनैपिंग बेस्ड नॉवेल है। एक लड़की की जिद्दोजहद की कहानी है जिसने अपने उसूलों पर सौदा नहीं किया और जिसकी उसने बहुत ही कड़ी सज़ा भुगती। तो ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेर सारे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है तेरे नाम की शोहरत, एपिसोड नंबर 2। नरमीन ने गैर महसूस अंदाज में दोबारा उस नौजवान लड़के की सिर्फ नज़रें दौड़ाईं। चंद सानिया गौर करने के बाद मान जैसे उसके जहन में कूंदा सा लपका। ओह, उसने गहरी तवील सांस लेते हुए जैसे आसाब को ढीला छोड़ा। ये लड़का नोमान पीरजादा के साथ अक्सर नरमीन ने देखा था तो उसी के स्कूल का, मगर उसके सेक्शन अलग था। नोमान पीरजादा 9th क्लास का स्टूडेंट था, नहायत बदतमीज़, अक्खड़ मिजाज, शरारती और सरकश। उसके साथ यासिर, नवीद और हमजा भी नरमीन के स्टूडेंट थे। पूरे का पूरा टोला नहायत गुस्ताख था। 2 साल से मुसलसल फेल होता आ रहा था। दूसरे लड़कों, खुसूसन लड़कियों को तंग करना, असातिज़ा को अपनी शरारतों से आजिज़ करना और स्कूल की इंतज़ामिया के लिए रोज़ नित नए मसाइल पैदा करना इस ग्रुप के पसंदीदा तरीन मशागिल में शुमार होता था। खुसूसन इस ग्रुप का सरगना नोमान पीरजादा तो असातिज़ा के कहने में भी नहीं आता था। नरमीन से अलबत्ता खासा दबता था, मगर बिल्कुल उसी तरह जैसे बंद पिंजरे में भूखा शेर किसी मसलहत के तहत अपनी चिंगाड़े बंद कर दे और जब उसे मुतमईन देखकर पिंजरा खोल दिया जाए तो खोलने वाले को आनन फानन चीर डाले। दरअसल उसका ताल्लुक अपर फैमिली से था। उसके चचा हुक्मरान पार्टी की पसंदीदा शख्सियात में शुमार होते थे। तो चचा की मिनिस्ट्री और बाप की बेपनाह अमारात ने उसके चाल और मिजाज में खुद ब खुद गुरूर, तकब्बुर और गुस्ताखी के अनासर शामिल कर दिए थे। अभी पिछले हफ्ते दिसंबर टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताते हुए नरमीन ने नुमान पीरजादा समेत पूरे ग्रुप को हर मजमून में फेल होने पर बुरी तरह सख्त सुस्त कहा था और सज़ा के तौर पर 2 पीरियड तक मुसलसल खड़ा रहने का हुक्म दिया था। तूहन और करहन बाकी तो उठ खड़े हुए थे, मगर नुमान पीरजादा लैतो लाल से काम ले रहा था। नरमीन के तुर्श और तंग अंदाज पर वो बदतमीजी पर उतर आया। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई और उसने गुस्से से उबलते हुए ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर दिया। फिर उंगली उठाकर गैस से कांपते हुए कहा था, गेट आउट, बी ऑफ फ्रॉम हियर विद इन सेकेंड्स। और वो लाल चेहरा लिए सामने की कुर्सी को ठोकर मारता हुआ बाहर निकल गया था। नरमीन ने सारी बात अपने प्रिंसिपल को जाकर बताई। प्रिंसिपल ने नोमान पीरजादा की अच्छी खासी क्लास ली, उसको आइंदा इस किस्म के रवैये से इज्तनाब करने की सर्जिश की और नरमीन से सॉरी करवाने के बाद दोबारा क्लास में जाने की इजाज़त दे दी। ये मामला अभी दबा नहीं था कि एक अजीब वाक़या ज़हूर पजीर हो गया। क्लास में एक नई लड़की कराची से माइग्रेट होकर आई थी। उसका नाम मरियम था। उसका बाप एक गवर्नमेंट के इदारे में हेड क्लर्क था। मरियम का ताल्लुक तो सफ़ेद पोश तबके से था, मगर उसका बेपनाह हुस्न, उसका सांचे में ढला नौखेज़ और शादाब सरापा, उसका शगुफ्तगी से सजा मासूम चेहरा बताता था गोया बेमिसाल थी। कुछ ही अरसा में उसने असातिज़ा की तवज्जो अपनी से मबजूल करवा ली। उसकी सादा और शफाफ मुस्कुराहट, उसका खुश इखलाक लहजा और मोहतात तर्ज अमल अपने अंदर कुछ ऐसी कशिश लिए हुए था कि बहुत कम अरसे में वो दूसरे क्लास फेलोज के साथ घुल मिल गई थी। उस दिन जुमेरात थी। नरमीन की कोशिश होती थी कि जुमेरात को जल्दी घर पहुंचे। आखिरी पीरियड चल रहा था। नरमीन का ये पीरियड फ्री था। सुबह वक्त गुजारी के लिए टहलती हुई स्टाफ रूम से बाहर घास के किते की सिमत आ गए। स्कूल की बाउंड्री के साथ साथ पीले फूलों की घनी बाड़ एक तसलसल से बढ़ती चली गई थी। वो स्कूल गेट के एंड सामने वाली रविश पर किसी ख्याल में मगन टहल रही थी जब उसने उड़े उड़े हवासों और बेतरतीब से निढाल होलिये में मरियम को गेट से आते देखा। उसकी चाल में लड़खड़ाहट और लर्जिश नुमाया थी। मरियम, नरमीन का दिल धक से रह गया। तुम इस वक्त इस हुलिये में कहाँ से आ रही हो? चौकीदार शायद इधर उधर कहीं मसरूफ था,
वगरना उसे बाहर ही रोक लेता। मैडम, वो फूली बिखरी सांसों समेत उसकी बाहों में आकर ढेर हो गई। मरियम, मरियम होश करो भाई। नरमीन के तो औसान ही खता हो गए थे उसे इस हाल में देखकर। एक अनजाने से एहसास ने उसके रुए रुए को जैसे खौफ व हिरास से ठटका कर रख दिया। गनीमत था कि तमाम बच्चे अपनी अपनी क्लासों में थे। इधर कोई मुतवज्जा नहीं था। वो बदिक्कत तमाम मरियम के नीम बेहोश वजूद को सहारा देकर स्टाफ रूम में ले आई। उसको पानी पिलाया, पंखे के नीचे बिठाया और बाल दुरुस्त करते हुए उसके हवास बहाल करने लगी। होश में आते ही मरियम घुटी घुटी चीखों समेत उससे लिपटकर ज़ारों कतार रोने लगी। नरमीन के तो हाथों के तोते उड़ गए। मरियम, खुदा के वास्ते खुद को संभालो, होश करो, कोई इधर आ गया तो तुम्हें इस हुलिये में देखकर क्या कहेगा। जाओ पहले इधर टॉयलेट में जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। वो उसे पकड़ कर वॉशरूम में ले आई। चेहरा धुलाया, लिबास दुरुस्त कराया, उसकी ज़ाहिरी हालत काबिल कबूल बनाकर अभी बाहर निकली ही थी कि छुट्टी की बेल बज उठी। अब यहाँ बैठकर सवाल जवाब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो, यहाँ से पैदल का रास्ता है, वहाँ चलकर हम सुकून से सारी बात करेंगे। वो उसे घर ले आई। दादी, ये मेरी स्टूडेंट है, इसे कुछ समझना है मुझसे। हम इधर कमरे में ज़रा अच्छी सी चाय भिजवा दें। चाय का ये कौन सा टाइम है? खाना तैयार है, बिल्कुल बस लगाने की देर है। बैठो बच्ची, इधर खाकर फिर पढ़ना शुरू करना। अभी स्कूल में मगजमारी करके आई हो। दादी ने हक मेज़बानी निभाते हुए मरियम को उधर डाइनिंग टेबल के पास ही बिठा लिया था। खाना खाकर वो मरियम को अपने कमरे में ले आई और दरवाज़ा बंद करके उसे इत्मीनान से बेड पर बिठाकर पूछने लगी। हाँ, अब बताओ, ना जाने क्यों नरमीन का दिल धक धक कर रहा था। वो पिछले पूरे वक्त में मुसलसल उसकी कैफियत नोट करती रही थी, जो पुकार पुकार कर किसी हौलनाक दास्तान का राज मुनकशिफ कर रही थी। उसके फूल जैसे मासूम व हसीन मुखड़े पर खौफ व हिरास और बेबसी और लाचारी के ऐसे रंग सब थे जिसने नरमीन को अंदर ही अंदर दहला कर रख दिया था। मरियम लरसते कांपते मोमी हाथों को इसरारी अंदाज में मुसलसल मसल रही थी। आंखों के किनारे धीरे धीरे भीगने लगे थे। मैं आज सुबह जब आ रही थी ना घर से, वो रिंधे हुए अंदाज में कहने लगी। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? नरमीन का रुआं रुआं उसकी सिमत मुतवज्जा था। उसका तजस्सुस इंतहाओं को छू रहा था। कुछ फासला तय किया था कि दो मोटर बाइक सवारों ने रास्ता रोक लिया। ये नुमान पीरजादा का ग्रुप था। पहले तो स्कूल में ही तंग करते थे, मगर आज इसी दौरान एक पिजारो उधर आकर रखी। इसमें से 3 मुसल्ला आदमी उतरे और राइफल्स की जद में लेकर जबरदस्ती अंदर बिठा लिया। फिर मरियम का सांस फूलने लगा था। उसका लहजा बुरी तरह मुर्तइश हो रहा था। वो एक टिक बगैर पलक झपके उसका चेहरा देख रही थी। बेचैनी के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। फिर वो मुझे एक आलीशान बंगले में ले गए और एक कमरे में बंद कर दिया। 2 घंटे तक मैं यूं ही अकेली उस कमरे में बंद रही। फिर दरवाजे के पास कदमों की चाप सुनाई दी। एक बारूद सी दबंग आवाज में कोई बोला, हाँ भाई जवान, कोई मसला तो नहीं हुआ? हमारे बंदे पहुंच गए थे ना? चचा जान के होते हुए क्या मसला दरपेश होना था? नुमान पीरजादा ने चहक कर जवाब दिया था, चल भाई फिर ऐश लूट। शेर जवान, यही तो 4 दिन हैं। चचा ने भतीजे की पीठ थपकी थी। फिर चारों तरफ से कह के गोया बरसने लगे थे। मेरा दिल उछक कर हलक में आ गया। खौफ से सांस लेना मुहाल महसूस हो रहा था। फिर आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता मद्धम पड़ती गईं। ऐसा लगा जैसे कोई जीप स्टार्ट हो रही है। इसी दौरान मुलाजमा लॉक खोलकर कमरे खाने की ट्रे समेत कमरे में दाखिल हुई। मेरे लिए यही मौका था। मुलाजमा ने दोनों हाथों में ट्रे पकड़ी हुई थी। इससे पहले कि वो ट्रे मेज पर रखती, मैंने छलांग लगाकर नशिस्त छोड़ी और दरवाजे की सिमत लपकी। आगे राहदारी थी। उससे कबल कि वो अबूर करती, दफ्तन नुमान पीरजादा दूसरी सिमत से आ गया। मुझ पर नज़र पड़ते ही ठटक कर लपका और मेरी कलाई पकड़कर अंदर की सिमत घसीटने लगा। मुझ में जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी। मैंने भरपूर मज़ाहमत की, मगर बहरहाल वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर और मजबूत जिसामत का था।
کوئی چارہ نہ پا کر میں نے اس کی کلائی پر دانت کاٹ دیے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور مجھے چھوڑ کر اپنا بازو پکڑ کر بیٹھ رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ آور ہوتا، میں سرپٹ بھاگ اٹھی اور اندھا دھند کوٹھی کی دیوار سے باہر چھلانگ لگا کر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی آوازیں پیچھے سے سنائی دینے لگیں۔ میں انہیں کسی نہ کسی طرح جھانسا دے کر اسکول تک پہنچ ہی گئی۔ نرمین دم بخود مریم کو تک رہی تھی، جو اضطراری کیفیت میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ نرمین نے شدید غیظ کے عالم میں مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا خون بری طرح کھول رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نعمان پیرزادہ اس حد تک دلیری بھی دکھا سکتا ہے۔ خیر، یہ سب کچھ اس نے اپنے باپ کی دولت اور اپنے چچا کے اثر و رسوخ کے بلبوتے پر کیا ہے۔ میں کل ہی سر نیازی سے بات کرتی ہوں، اب ان لڑکوں کا اسکول میں مزید رہنا خطرناک ہوگا۔ اس نے اگلے دن جا کر پہلی فرصت میں پرنسپل نیازی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری تفصیل سن کر انہیں بھی غصہ ہی آ گیا۔ مس نرمین، آپ اس بدتمیز اور گستاخ گروپ کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتی ہیں، آپ کو مکمل اختیار ہے۔ چنانچہ دوسرے روز ان چاروں لڑکوں کے والدین کو بلا کر ان کے کرتوتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ آپ کے بچے اغوا، حبس بیجا اور جبری زیادتی جیسے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر اس بچی کے والدین چاہیں تو بآسانی آپ کے بچوں پر کیس بن سکتا ہے، لیکن ہم اپنے ادارے اور ادارے کی بدنامی کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھا رہے، صرف آپ کے بچوں کو اسکول سے خارج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی سرگرمیاں نقص امن کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان چاروں لڑکوں کے اسکول سے اخراج پر اسٹوڈنٹ انتظامیہ دونوں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ناول کو سپورٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ اور نئے ناول کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔